नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक और घिनौनी साजिश का पता चला है, जिससे यह स्थापित होता है कि भारतीय जनता पार्टी का देश के संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक आस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है, कोई राब्ता वास्ता नहीं है। लिहाजा भाजपा अब दिल्ली के प्रचंड जनादेश को अपने जूते की नोक पर रखने की तैयारी में है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है ऐसा आभास क्रिएट करके, ऐसी धारणा फैब्रिकेट करके प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है, जिसको आधार बनाकर दिल्ली की लोकप्रिय सरकार दिल्ली की जनता के जनादेश को दरकिनार करते हुए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। यही वजह है कि दिल्ली के अंदर कई सारे पद खाली पड़े हुए हैं। इन पदों को भरने की जिम्मेदारी जो नियमता सर्विसेज डिपार्टमेंट के अंडर में है और जो एलजी साहब के अंडर में है, वो कतई अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो ऐसे विषयों पर एमएचए को चिट्ठियां लिख रहे हैं जिन विषयों पर उन्होंने पब्लिकली एडमिट किया है कि यह तो एलजी के अधीनस्थ आने वाले मामले ही नहीं है। जब पोल्यूशन की बात आती है तो एलजी साहब कह देते हैं कि ये तो ट्रांसफर सब्जेक्ट है भाई। जब दिल्ली के अंदर कोई अनऑथराइज कॉलोनी में वो पहुंच जाते हैं तो कहते हैं ये तो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, सरकार असफल है। लेकिन ऐसे ही ट्रांसफर सब्जेक्ट पर वो एमएचए को चिट्ठियां लिखने से बाज नहीं आ रहे। ये कैसे दोहरे मानदंड है भाई? एलजी साहब चिट्ठियां लिख रहे हैं कि हम कंसर्न मिनिस्टर्स को मीटिंग में बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। लिहाजा यहां पे सरकार तो नियमों के अनुसार, प्रक्रियाओं के अनुरूप चल नहीं रही है। अरे तो फिर आपका ट्रांसफर सब्जेक्ट वाला दलील कहां चला जाता है? दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अब आवश्यक मेंटेनेंस के कामों के लिए भी अधिकारियों को बुलाया जाए जो अप्रत्याशित और अभूतपूर्व है, तो अधिकारी एमसीसी का हवाला दे देते हैं। तो ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी एक किस्म के संकट का आभास परसेप्शन के लेवल पे, धारणा के स्तर पे फैब्रिकेट करने, क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जिसके पीछे उसकी मंशा दिल्ली के जनादेश को मिट्टी में मिलाते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार के कामकाज से पूरी दिल्ली के लोग खुश हैं। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, और हाल ही में जो माननीय सीएम साहब ने 1000 रुपए की मुख्यमंत्री महिला सम्मान राशि की घोषणा की, पूरी दिल्ली की महिलाएं जय जयकार कर रही। इसके बावजूद इस तरह का घिनौना प्रयास करना भाजपा की मुंह पर कालिख पोतता है और यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान और लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा
कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 356 है, जो प्रेसिडेंट रूल किन परिस्थितियों में लगना चाहिए उसके ऊपर बात करता है। और संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए एक बार नहीं 3 बार उच्च न्यायालय पेनाल्टी लगाते हुए दिल्ली के सीएम को हटाया जाना चाहिए, यह पिटीशन बर्खास्त कर चुकी है, जो इस बात को अपहेल्ड करता है कि दिल्ली में कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग नहीं है, संवैधानिक रूप से गलत नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ऐसे 6 महत्वपूर्ण बिंदु हैं आर्टिकल 356 के, जो सेक्शन 93 पे बेस्ड हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को डिफाइन करते हैं, जो बताते हैं संवैधानिक संकट का मतलब क्या है। मैं वो भी आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको, दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को स्पष्ट हो जाए कि भाजपा क्या गंदा खेल रचने की कोशिश कर रही है। संवैधानिक संकट क्या होता है? क्या दिल्ली में अल्पमत की सरकार है? नहीं। भगवान के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की देश की सबसे लोकप्रिय सरकार है, तो अल्पमत जैसा कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो क्या कानून व्यवस्था की हालत इतनी बदतर हो गई कि इसे संवैधानिक संकट मान के राष्ट्रपति शासन लगाया जाए? नहीं, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि कानून व्यवस्था तो सीधे सीधे एलजी साहब के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है। अगर इस आधार पर संवैधानिक संकट का हवाला दिया जाए तो केंद्र की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। अगला बिंदु क्या कहता है? क्या दिल्ली की सरकार ने कोई एक ऐसा कानून बना दिया हो जो केंद्र की सरकार के बनाए कानून के खिलाफ हो? ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसलिए यह भी संवैधानिक संकट का आधार नहीं बन सकता। चौथी बात, क्या दिल्ली की सरकार ने केंद्र सरकार का कोई लॉफुल ऑर्डर यानी विधि सम्मत आदेश मानने से इनकार कर दिया हो? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है भाई। तो ये जो चौथा बिंदु है, इस आधार पर भी संवैधानिक संकट नहीं हो सकता। पांचवी बात, क्या दिल्ली की सरकार ने कुछ ऐसा किया है जो एपेक्स कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करता हो? बिल्कुल नहीं। तो इस परिस्थिति में भी संवैधानिक संकट नहीं है, लिहाजा प्रेसिडेंट रूल की कोई सूरत नहीं बनती। और एक आखिरी बात, क्या दिल्ली की सरकार ने कुछ ऐसा किया जो इंडिया की सॉवरेनिटी को, भारत की संप्रभुता को चुनौती देता हो? बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। तो ये वे 6 आधार हैं जिनके वजह से राष्ट्रपति शासन लगने की संभावनाएं होती हैं। इनमें से कुछ भी जब नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों इस तरह की परिस्थितियों को पैदा करना चाहती है जिनकी आड़ में वो दिल्ली की जनता के जनादेश को अपने जूते की नोक पे रख के राष्ट्रपति शासन लगा दे। मैं इस तरह की सोच रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, वसीम साहब का एक शेर है कि आते हैं तो आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। आते हैं तो आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे। मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। दिल्ली वाले अपने नेता के साथ खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ खड़े हैं। दिल्ली के लोग, दिल्ली के विधायक, दिल्ली के पार्षद, तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के अन्याय से कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 20 अप्रैल की जो तारीख तय हुई है उसके बाद आने पर इस पर कोई टिप्पणी करना बेहतर होगा। लेकिन चुनाव के लिए अंतरिम बेल मांगी गई है, स्पेशली जब पार्टी के मुखिया जेल में है। ऐसी स्थिति में क्या आप लोग चाह रहे हैं कि अब कम से कम इसके लिए बाहर आने? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया ना कि भारतीय जनता पार्टी ईडी ने जब राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की बेल को अपोज नहीं किया, रिमांड की बात नहीं करी,
जब उनको बेल मिली या अरविंद केजरीवाल जी को रिमांड में रखने से मना कर दिया, तो उससे यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी सीएम साहब को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर रही है ताकि लोकसभा चुनाव के अंदर वो प्रचार न कर पाए। पूछताछ के बहाने इंडिया ब्लॉक का, इंडिया अलायंस का, आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार कैसे ठप किया जाए, इस साजिश में भाजपा लगी थी। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज की तारीख में अपने गिरफ्तार, बेबुनियाद आरोपों में गिरफ्तार नेताओं के जज्बे को साथ लेकर, उनके आदर्शों को साथ लेकर, उनकी मुहिम को, उनके मकसद को साथ लेकर लोकसभा चुनाव में कैंपेन कर रहा है। फिर भी हमारी कोशिश ये है कि हमारे जो स्टार कैंपेनर भारतीय जनता पार्टी की साजिश का शिकार हुए वो बाहर आए और पूरी ताकत के साथ देश की, दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी की साजिशों के बारे में बता पाए, भाजपा को बेनकाब कर पाए। आज की कविता को लेकर भी सुनवाई की कि कविता के मामले पे तो सीबीआई की तरफ से बातें रखी गई हैं। उन्होंने कहा कि कविता वाले मामले में पता चला है कि 100 करोड़ रुपए की किकबैक के लिए इनको लगाया गया था। अरविंद केजरीवाल ने साउथ के एक व्यापारी से बात की थी और उनसे कहा था कि कविता उनके कॉन्टेक्ट में रहेगी। देखिए, 100 बातों की एक बात, कहते हैं 100 सुनार की एक लुहार की। जब भी कोई ऐसी मनोहर चित्रकथा आपको सुनाए, जब भी कोई ऐसी डी या ई ग्रेड फिल्म की कहानी आपको सुनाए, आप उससे कहिए कि सबूत कहां है, इन कहानियों के पीछे के प्रमाण कहां हैं। ये जो आप भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठ के मनोहर कहानियां रच रहे हो, गढ़ रहे हो, आपकी सृजनशीलता को हम सलाम तो करते हैं, लेकिन कोर्ट भी पूछ रहा है, हम भी पूछ रहे हैं। सबूत के तौर पे कागज का एक टुकड़ा दिखाओ या मनी ट्रेल दिखाओ या चुप हो जाओ। प्रधानमंत्री ने आज जो आप लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी पे, केंद्र सरकार पे, कि एक तरह से जानबूझकर ईडी कार्रवाई करी। उन्होंने कहा कि जो ईडी के केसेस चल रहे हैं, मात्र 3% वो है जो नेताओं के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। बड़ा अजीब है। हमारे तरफ भोजपुरी में कहावत कहते हैं, सूप तो सूप चलनियो बोले जेकर 72 छेद। मतलब ये है इसका कि 2-3 बातें ऐसा कहने में माननीय मोदी जी ने कह दी। एक तो ये कि उन्होंने ये बता दिया कि 97% लोग जिनके पीछे बीजेपी की ईडी और सीबीआई पड़ी है वो आम लोग हैं, वो व्यापारी हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनको डरा के, धमका के, जिनके पीछे ईडी सीबीआई छोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए या ऐसे वैसे भारतीय जनता पार्टी चंदा वसूली कर रही थी। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई साहब अभी तो 3% ही पकड़े हैं, बाकी के जो 97% पॉलिटिकल गैलरी में बचे हुए हैं वो भी कमर कस लें, उनके पीछे भी पड़ेंगे। तो बाकी डरे, आम आदमी पार्टी वाले डरने वाले नहीं हैं। और तीसरी बात मैं बता दूं कि 2014 के बाद, यानी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के शासनकाल की शुरुआत के बाद ईडी और सीबीआई के केसेस में 4 गुना वृद्धि हुई है और जो केसेस हैं टोटल उनमें से 95% अपोजिशन के खिलाफ है। ये आंकड़े शायद मोदी जी को किसी ने